नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा पात्रो और आप देख रहे हैं भारत एनालिसिस। 2022 कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाएगा और साथ ही शुरू होगा दुनिया का एक नया अध्याय। आने वाले साल में क्या कुछ होने वाला है, इसका अनुमान तो हम अभी से नहीं लगा सकते, लेकिन इस साल जो हो गया उस पर एक नज़र ज़रूर डाल सकते हैं। 2022 के आखिरी दिन में आज हम एक नज़र भारत की राजनीति की ओर घुमा लेते हैं। वैसे राजनेताओं के दांव-पेच से भारत के राजनीतिक क्षेत्र में घमासान मचा ही रहता है, लेकिन इस साल जिस तरह के मोड़ सियासी घटनाओं ने लिया है, उससे तो केवल राजनीति एंटरटेनमेंट बनकर रह गई है। तो आइए नज़र डालते हैं 2022 के कुछ ऊर्जावान सियासी घटनाओं पर। 2022 की शुरुआत ही कई राज्यों के असेंबली इलेक्शन से हुई, जिसमें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में तो अपना आधिपत्य जमा लिया, पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में मात खा गई। अब बात आई पंजाब विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच परंपरागत रूप से चली आ रही द्विध्रुवीय मुकाबला इस बार बहुकोणीय मुकाबला बन गया, जिसमें कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी मुख्य दावेदार थे। इसी बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस सहित भाजपा में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस की सुई मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा चुनने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच लटकी थी, जहां सिद्धू ताली नहीं ठोक पाए और चन्नी को उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि अंत में बहुमत आप ले गया। इसके बाद भारत ने निष्ठा बदल सियासत देखा, जब महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व ले लिया। सत्ता की लड़ाई में ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनकी पार्टी के दर्जनों विधायक शिंदे के पक्ष में थे। महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन और भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ परिदृश्य समाप्त हो गया। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। हालांकि शिंदे के मुख्यमंत्री बनने तक ही ये राजनीतिक ब्लॉकबस्टर थमा नहीं, बल्कि ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में है कि शिवसेना का असली नेता कौन होगा। ऐसे ही वफादारी डगमगाई बिहार में, जब नीतीश कुमार ने अगस्त में राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिला लिया। राजनीतिक यू टर्न लेते हुए और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को तोड़कर नीतीश ने पलटू राम के खिताब में मोहर लगवा लिया। जाहिर है ये राजनीतिक उतार चढ़ाव आगामी 2024 के आम चुनाव में विभिन्न राजनीतिक समीकरणों को बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। आप किसी के पार्टी के साथ आपका अलायंस है और उस पार्टी के लोगों को आप तोड़ करके अपने साथ शामिल करते हैं, इससे ज्यादा गंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो अंत में हम लोग अब हट गए। इनको तो खैर अगला चुनाव में पता चलेगा, चिंता मत करिए। फिर बात आती है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का, जब राजस्थान को कितने घटना चक्र ही ना देखने पड़े। 2022 में कई राजनीतिक रूप से प्रभावशाली राज्यों में करारी हार के कारण कांग्रेस में कुछ संगठनात्मक परिवर्तन हुए। भव्य पुरानी पार्टी ने 25 वर्षों के बाद अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा की और इसे वंशवादी राजनीतिक दल के टैग से आगे बढ़ाने की अनुमति दी। हालांकि इस पद की उम्मीदवारी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रूप में विद्रोह जैसी स्थिति पैदा कर दी। जो शुरू में इस पद के लिए सबसे आगे थे, उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसमें जहां अध्यक्ष का पद उनके हाथ से चला जाता, वहीं मुख्यमंत्री की सीट पर भी संकट खड़ा हो जाता। इसलिए गहलोत ने वन पार्टी वन पोस्ट के जनादेश के तहत सीएम की कुर्सी को ही बचाए रखने का चुनाव किया। कई दिनों के इस ड्रामे के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर के खिलाफ खड़े हुए। 17 अक्टूबर 2022 को वोटों की गिनती हुई और खड़गे ने थरूर के 1072 वोटों की तुलना में 7897 वोट हासिल कर चुनाव जीता। अब जरा नज़र फेर ले झारखंड की ओर, जहां बखेड़ा मई महीने से शुरू हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में अधिकारियों और व्यवसायियों के परिसरों पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी के बाद 150 करोड़ रुपए का खनन घोटाला उजागर हुआ है। बढ़ते समय और ईडी द्वारा कई दौर की जांच के साथ
सीएम हेमंत सोरेन विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने की स्थिति में आ गए। महाराष्ट्र की तरह सत्ता पलट का सीन शायद यहाँ भी उत्पन्न होता, पर 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा में सोरेन ने 48 विश्वास मतों से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं टली, पर खनन घोटाले का मामला शायद टल गया। आप लोग डटे रहिए, मैं इन सब को एक एक करके देख लूंगा। इस वर्ष कई छोटे बड़े नेताओं ने अपना दल बदल लिया। इसी के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसमें उन्होंने गांधी परिवार के वंशज राहुल गांधी को पार्टी के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा कि राहुल गांधी के राजनीति में प्रवेश करने के बाद और विशेष रूप से 2013 के बाद उन्हें उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने पर राहुल ने संपूर्ण मौजूदा परामर्श तंत्र को ध्वस्त कर दिया। इसी तरह कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता मोहन सिंह राठवा ने नवंबर को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विकास कार्यों ने उन्हें ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने भी मई में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और बाद में बीजेपी में अपना स्थान जमा लिया। अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक झलक राजनीति में जांच एजेंसियों की एंट्री की भी देख लेते हैं। भारत की जांच एजेंसियों का इतना सक्रिय रूप 2022 का मुख्य आकर्षण रहा है। इस वर्ष हाई प्रोफाइल राजनेताओं से जुड़े विभिन्न मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जैसी जांच एजेंसियों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी से पूछताछ के लिए कई चक्कर कटवाए। माँ बेटे पहली बार ईडी के कार्यालय में पेश हुए, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने देशव्यापी विरोध शुरू कर दिया। इस साल कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां भी हुई, जिनमें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक, शिवसेना सांसद संजय राउत और आप मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। तो ये था 2022 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल हिट, जिसने देश को कई प्रकार के सियासी रंग दिखाए। वैसे 2023 में राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आने वाला साल किस प्रकार का सियासी रूप लाएगा पता नहीं, लेकिन आशा रहेगी कि देश की राजनीति देश और देशवासियों के खिलाफ ना जाए। 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में हम प्रयास करेंगे आप तक ज़्यादा से ज़्यादा खबर पहुंचा पाएँ। तब तक जो हमारे मौजूदा सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भारत एनालिसिस से जुड़े रहने के लिए। हमारे नए दर्शकों से भी अनुरोध है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप सभी इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।